Good morning, children. Welcome to the last part of our chapter, that is the transfer of heat, Ushma ka Sancharan. Yesterday, we have read about the radiation, the third method of the transfer of heat, and we have seen the applications ki why should we wear the light colored clothes in summers, whereas dark colored clothes in winter. And today we'll be reading about the थर्मोस फ्लास्क. थर्मोस फ्लास्क यानी कि हमारी थर्मो स्टील की बॉटल्स जो आप अपने स्कूल लेकर के आते थे, अपने डेली यूज़ में उसे यूज़ करते थे. ठीक है, थर्मोस फ्लास्क. हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज़ परेशान मत होइएगा क्योंकि आपके बुक में ये वाला टॉपिक नहीं दिया है, बट जानना आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि जितना नॉलेज होगा उतना अच्छा है. ठीक है, आप परेशान मत होइएगा कि आपकी बुक में कहाँ दिया है. इट्स नॉट गिवन इन योर बुक, बट इफ़ यू विल नो दिस टॉपिक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. ठीक है, तो आप भी ध्यान से सुनिए इस चीज़ को. ये टॉपिक वैसे दोनों के लिए ही है, जितना आप अच्छे समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोस फ्लास्क यानी कि जो हमारी थर्मोस्टील की बॉटल्स हैं जो हम अपने डेली यूज़ में उसे यूज़ करते हैं. थर्मोस्टील की बॉटल हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज़ ऐसे हम जानते हैं कि जो थर्मोस्टील की जो बॉटल्स होती हैं वो गर्म पानी को गर्म रखती हैं और ठंडे पानी को ठंडा रखती हैं. और वो ऐसा क्यों, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? तो दिस इज़ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोस फ्लास्क. ये उसका माउथ है, ये उसका आउटर केस है. दिस इज़ अ डबल वॉल्ड बॉटल, मीन्स उसका डबल उसके अंदर लेयर्स रहते हैं. देन हियर इज़ अ वैक्यूम एंड दीज आर द कॉक्स. वो कॉक्स के ऊपर सपोर्टेड रहता है. होता क्या है एक्चुअली, जब ये बॉटल्स को इनको बनाया जाता है उनके इनर स्ट्रक्चर को, तो उसमें डबल लेयर दी जाती है. ठीक है, जो डबल लेयर होती है ये ग्लास की बनी होती है. ठीक है, तो ये जो डबल लेयर होती हैं ये ग्लास की बनी होती हैं और साथ ही इसकी ये डबल लेयर ग्लास की बनी होती है. और जो इसका इनर पोर्शन होता है, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यू मस्ट हैव सीन, अगर आपने फ्लास्क जब देखा होगा थर्मोस्टेट की बॉटल में तो सिल्वर कलर का दिखाई देता ही है. आपने जब अगर कभी फ्लास्क को देखा होगा, जो फ्लास्क आता है थर्मोस्टील वाला जिसमें लोग चाय भी रखते हैं, बड़े बड़े जो फ्लास्क आते हैं, उसके अंदर आप जब कभी देखेंगे तो उसमें ग्लास टाइप का आपको दिखाई दे जाएगा. ठीक है, तो और जो हमारी थर्मोस्टील की जो बॉटल जो हम लोग उसको यूज़ करते हैं उसके अंदर भी होता है. इसके अंदर सिल्वर कलर की पॉलिश दी जाती है. जो अंदर का जो पार्ट होता है, इधर का पार्ट, ये तो पूरा दो लेयर ग्लास की बनी होती है और प्लस अंदर की जो लेयर होती है उसको सिल्वर कलर का पॉलिश दिया जाता है. फिर इस डबल लेयर के बाद ये कॉर्क्स रहते हैं जिनके ऊपर ये इनर स्ट्रक्चर फिक्स रहता है. ठीक है, ये कॉर्क रहते हैं. तो ये जो डबल लेयर और इसके बीच का जो गैपिंग रहती है, इसमें से एयर जो होती है इसको पंप आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. इस डबल लेयर को और इस आउटर केस के बीच में जो गैपिंग क्रिएट की जाती है उसमें से एयर को अच्छे से पंप आउट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है, सो एज़ टू क्रिएट अ वैक्यूम ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करने के लिए उसमें से एयर उसको अच्छे से बाहर निकाल दिया जाता है. एंड दीज आर कॉक्स ऑन विच इट इज़ बीन दिस इनर स्ट्रक्चर इज़ बीन फिक्स्ड. और उसके बाद इसको माउथ पे लिड लगा दी जाती है. उसके बाद इसको एक मेटल केसिंग में या प्लास्टिक के केस में इसको बंद कर दिया जाता है. ठीक है, तो जब आपको थर्मोस्टेट की बॉटल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे, तो मतलब जो उसकी लेंथ होती है बहुत ज़्यादा रहती है, नीचे लगता है आपको कि ये तो इतना नीचे, और जब आप अपने अंदर से उसे जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसका जो बेस है वो बहुत ऊपर दिखता है.
अंदर जब बॉटल के आप झाँकेंगे तो यू विल फाइंड कि जो इसका बेस है वो बहुत ऊपर दिख रहा है, बट बॉटल की तो लेंथ नीचे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि वो पूरे बेस तक अटैच नहीं है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर वो जो है वो कॉर्क्स के 2 कॉर्क्स होते हैं, उन कॉर्क्स के ऊपर उसको फिक्स कर दिया जाता है सो दैट उसकी जो इंटरनल बॉडी है वो आउटर जो केस है उससे अटैच ना हो। ठीक है, अब उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? ताकि पानी को, ठंडे पानी को ठंडा और गर्म पानी को गर्म रखा जा सके। तो वो किस तरीके से होगा? What happens, you can see here I have written 3 points. The first point is that conduction process will not take place because glass, cork and vacuum are poor conductors of heat. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस, इन तीनों के थ्रू हीट को मीन्स इसी थर्मोस फ्लास्क के अंदर रोके रखती हैं। तो वो कैसे? कंडक्शन प्रोसेस, एज यू हैव ऑलरेडी रेड कि कंडक्शन होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है व्हेन द 2 ऑब्जेक्ट्स विल कम इन कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड मेटल सब्सटेंसेस हैज़ टू बी देयर। यानी कि सॉलिड मेटल सब्सटेंस को होना चाहिए और प्लस 2 ऑब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो कांटेक्ट में आने चाहिए। तो यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस इसमें नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो ग्लास की बनी हुई डबल लेयर वॉल है और प्लस ये कॉर्क है। ठीक है, इस कॉर्क में और प्लस ये ग्लास में और यहाँ पे क्या है, ये खाली जगह है, वैक्यूम है, तो इन सब का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। प्लस ये क्योंकि ये कॉर्क है तो ये कॉर्क पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वैक्यूम तो मतलब कुछ भी नहीं होता, तो वैक्यूम ऑलरेडी इज़ अ पुअर कंडक्टर। जो ग्लास होता है वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो कहीं से भी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो कंडक्शन प्रोसेस को फुलफ़िल कर रही हो, तो कंडक्शन प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है। Second thing is that the space between double wall 2 is vacuum and there is no gas or liquid, hence no convection process. These 3 points are not given in your book, means I have made this for your understanding purpose. If you want, you can write. These points are means given, बट अ लॉन्ग थिंग इज़ गिवन, डिटेल में करके दिया है। अगर आपको शॉर्ट तरीके से समझना है तो आप चाहें तो ये 3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे समझने के लिए या जहाँ पर भी आपको सही लगे आपको लिखना चाहिए, आप लिख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्शन, इट्स ओनली द थिंग कि इफ़ यू वांट टू मेक योर सेल्फ इन अ so that you can understand better. If you want then you can write. ठीक है, द स्पेस बिटवीन डबल वॉल इज 2 इज़ वैक्यूम एंड देर इज़ नो गैस और लिक्विड, हेंस नो कन्वेक्शन प्रोसेस। मतलब कि डबल वॉल के बाद यहाँ पे वैक्यूम है और कन्वेक्शन तब होता है जब लिक्विड हो या गैस हो, तब जा कर के उसमें हॉट एयर और कोल्ड एयर का ट्रांसमिशन होगा, तब जा कर के कन्वेक्शन प्रोसेस अकर होगा। तो यहाँ पे तो डबल वॉल के बाद क्या है, सीधे वैक्यूम है और वैक्यूम तो कुछ नहीं होता है। तो वैक्यूम में कहाँ से हॉट एयर और कूलर एयर का राइज होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी फिर कन्वेक्शन प्रोसेस अकर नहीं होता है। फिर देन लास्ट इज द इनर वॉल्स ऑफ द ग्लास बॉटल आर सिल्वर्ड सो द हीट रेडिएटेड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फ्लास्क। फिर ये डबल वॉल जो है इसके अंदर पहले ही हमने बता दिया कि इसमें इसके जो अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो सिल्वर कलर से कलर्ड रहती हैं। ठीक है, ये सिल्वर कलर्ड की जो लेयर्स होती हैं, क्योंकि ये अंदर की जो लेयर है वो सिल्वर कलर की है। तो हमने पहले ही बताया है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हीट का रेडिएशन होता है। तो क्योंकि अगर इसमें गर्म पानी भरा गया है इस बॉटल में, तो जाहिर सी बात है गर्म पानी हीट तो रेडिएट करेगा ही करेगा। तो वो क्योंकि उसकी जो इनर की जो वॉल है वो सिल्वर कलर की है, तो हीट पानी रेडिएट कर रहा है, पानी हीट को रेडिएट कर रहा है, मगर
वो बाहर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये जो सिल्वर कलर की अंदर कोटिंग की गई है वो इस पानी को उसके हीट को वापस से रिफ्लेक्ट कर दे रही है, और जो हीट है वो इसी के अंदर मेंटेन होकर के रह जा रहा है। दैट इज़ वाई द हॉट वाटर इज़ प्रेजेंट एज इट इज़ बीन केप्ट। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर सिल्वर कलर में जब हीट उसमें जो रेडिएट हो रही है, क्योंकि ये डबल वॉल के अंदर सिल्वर कलर है, तो हीट जो इसमें से रेडिएट हो रही है वो इस सिल्वर पॉलिश सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। ठीक है, जो सिल्वर पॉलिश सरफेस है उससे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, और यही वजह है कि वो हीट जो है बाहर नहीं जा पा रही है। सो द कंडक्शन प्रोसेस इज़ ऑल्सो नॉट टेकिंग प्लेस, कन्वेक्शन प्रोसेस इज़ ऑल्सो नॉट टेकिंग प्लेस, एंड रेडिएशन इज़ बीन डन in these in the layers in the inner side of the double wall layer only. So ये वजह है कि थर्मोस फ्लास्क के अंदर गर्म पानी गर्म ही रहता है और ठंडा पानी ठंडा रहता है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, so now I think you all have understood what is radiation and what is now thermos flask. हिंदी मीडियम के बच्चों को भी आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वन मोर थिंग इज़ देयर, द पॉइंट इज़ बीन मिस्ड आउट in the Hindi medium book has been given after the conductors and insulators. One point was left कि what is a freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में कहा गया है फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में हिमांक कहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है क्वथनांक। ठीक है, एंड देन वन मोर थिंग इज़ देयर कि फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है गलनांक। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि द पॉइंट और द टेम्परेचर एट विच द वाटर गेट्स फ्रीज्ड, यानी कि एक सर्टेन टेम्परेचर जिस पर पानी जो होता है फ्रीज़ हो जाता है, यानी कि बर्फ़ में बदल जाता है, जिसे हम हिंदी में हिमांक कहते हैं। तो पानी के जमने का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो पानी जिस टेम्परेचर पे पहुँच के खौलने लगता है, एकदम बॉयल होने लगता है, तो एट दैट टेम्परेचर इज़ द 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक। तो जिस टेम्परेचर पे पानी या बर्फ़, सॉरी नॉट पानी बट आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। कौन से टेम्परेचर पे पानी जो होता है, सॉरी बर्फ़ जो होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो मेल्ट होने के लिए जो उसको टेम्परेचर चाहिए, मेल्टिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि जब एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा है, अगर उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर में उठा के बाहर रख दें तो वो तो बर्फ़ का टुकड़ा है, वो फ्रीज उसमें है, अभी वो फ्रीज़ है। तो जैसे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, वो मेल्ट होना तो 0 डिग्री से ही शुरू करेगा ना। सो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहती हैं।
ठीक है. This was a little topic missed out in between after the conductors and the insulators. So now this has also been completed. So I have completed now my chapter, this heat transfer of heat. Okay, I hope you all have understood the topics, and if you find any confusion, you can ask me in the comment section. The question and answers I'll give you later on, so don't worry. On Saturday, I'll give you the question and answers as your Saturday assignment. On that day, you can complete when your Saturday is an off day. On that, so on Saturday and Sunday, you can complete the work. Okay, and try to make the diagrams by your own. Try to make the diagrams by your own, means if convection conduction like this is there, so you can make the diagrams by yourself. अपने दिमाग से थोड़ा डायग्राम बना लीजिएगा. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि हर डायग्राम हर इस पे हम बताएं आपको कि यहाँ डायग्राम बनाइए वहाँ डायग्राम बनाइए. ना यू ऑल आर big enough to make the diagrams, and it's not necessary that every time I have to tell you to make the diagrams. Okay, so you can draw the diagram wherever you find it necessary. जहाँ भी आपको लगे कि diagram होना चाहिए आप please बना लीजिएगा. Okay, so by this I end up now my video. Take care of yourself. Thank you and have a good day.